माफी वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग ने फाइनली 4 महीने में पहली बार कर्मचारी संगठनों को मुलाकात के लिए बुलाया है। जगह है देहरादून, तारीख है 24 अप्रैल। अब कर्मचारियों की मांग ये रही है कि इस आयोग कब बुलाएगा संगठनों को बातचीत करने के लिए। फाइनली वो मौका आ गया है, तो ऐसे में आपकी क्या बातचीत होगी? अंकित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फाइनली आयोग ने देहरादून विजिट करने का फैसला लिया है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों को ये लग रहा था, बड़ी शंकाएं थी कि शायद जो पे कमीशन है वो इस बार कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत नहीं करेगा और केवल जेसीएम के साथ मुलाकात करेगा और दिल्ली में ही सारे वो ऑनलाइन ही लोगों से सुझाव मांगेंगे और फिर ऑनलाइन सुझाव लेने के बाद ही वो उस पर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इसके लिए ऑनरेबल 8 CPC और उसके चेयरमैन, उसके सभी मेंबर्स को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देहरादून विजिट करने का प्लान, आधिकारिक तौर पर प्लान बनाया है और वहाँ पर उन्होंने जो अपने डायरेक्टर के माध्यम से एक ईमेल जारी किया है, जिससे जो सभी वहाँ के उत्तराखंड के जो दायरे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनके एसोसिएशन, उनकी यूनियंस उनसे उस पर मिलने के लिए अपील कर सकती हैं। तो हमने भी उसमें कोशिश की है, उनको मेल किया है और हमने जो हमारा वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन का जो उत्तराखंड का चैप्टर है वो आयोग से मिलना चाहता है और अपने कुछ सजेशन देना चाहता है। तो देखते हैं कि अब आयोग हमें कब बुलाता है। हमें तो इंतज़ार है, हमें पूरा भरोसा है कि आयोग इस बार मिलने का मौका देगा और हम लोग अपनी कुछ जो समस्याएं हैं, जो मतलब जो हमारी क्वेरीज़ हैं या जो हमारे हम लोगों के जो सजेशंस हैं वो हम आयोग के सामने रखेंगे। तो मीटिंग में मेन आपकी चर्चा का विषय क्या होगा? आपकी कौन कौन सी मांगे रहेंगी जो सबसे पहले आप उठाना चाहेंगे वहाँ पर? अंकित जी, देखिए, वैसे तो चूँकि हम पूरे देश के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यूनियन टेरिटरीज़ के एम्प्लॉयज़, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के एम्प्लॉयज़, इन सभी को लेकर के कॉमन जो मेमोरेंडम है वो तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारी जो सरकार है, हमारा जो देश है, और बड़ा अच्छा सा टैगलाइन है जिस पर हम आदर्श वाक्य उसको कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उस थीम पर हमारा देश काम कर रहा है, हमारी सरकार काम कर रही है। तो उसी थीम को कैसे मजबूत किया जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत को धरातल पर कैसे साकार किया जाए, इसको लेकर के सबसे पहले जो हमारी जो मेन जो डिमांड और मेन जो सुझाव रहेगा आयोग को, वो यही रहेगा कि अगर एक ही पॉलिसी के तहत जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि एनपीएस के दायरे में काम करने वाले, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों, चाहे वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉई हों और चाहे वो यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉइज़ हों, तो एक ही कानून के दायरे में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में जब भी कोई रूल, कायदा, कानून बनाया जाए, भारत सरकार कोई भी मतलब जो है आदेश जारी करे, तो वो सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए उसी दिन से। ऐसा ना हो कि उसके लिए मतलब एक 2 साल, 3 साल, 4 साल का वेटिंग पीरियड हो। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बड़ी छोटी सी मतलब जो है और बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। एनपीएस कर्मचारी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में भी हैं, यूनियन टेरिटरी में भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हैं। 30 मार्च 2021 को डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का विकल्प आया, लेकिन वो आज तक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया, जबकि एक ही पॉलिसी में काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ भी छोड़ दीजिए आप, जब सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन 10 से 14% किया था, उसको भी आने में 2 साल लग गए। फिर मार्च 2023 में सरकार ने उन कर्मचारियों को ओपीएस में शिफ्ट कर दिया जिनका विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले का था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को और यूनियन टेरिटरीज़ के एम्प्लॉइज़ को तो वो मिल गया, लेकिन सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारियों को अभी भी वो हक नहीं मिला। तो ये मतलब जो है एक अजीब तरह की ये मतलब विडंबना है कि एक ही कानून के तहत काम कर रहे हैं कर्मचारी, फिर भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो माननीय आयोग से हमारी इस बार यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस भेदभाव को ख़त्म करें और वो जो ऑर्डर हो, भारत सरकार जब भी आदेश निकाले, मेमोरेंडम निकाले या नोटिफिकेशन निकाले, तो वो यूनियन टेरिटरीज़ के एम्प्लॉइज़ पर भी लागू हो, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारियों पर भी वैसे ही लागू हो, डायरेक्ट लागू हो। अच्छा, मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया वगैरह पर यूटी और ऑटोनोमस बॉडी का बहुत ज़्यादा सवाल उठाते रहते हैं उनकी मांगे करने के लिए। तो उसमें क्या मतलब सेंट्रल वर्सेस जो ऑटोनोमस बॉडीज़, उसमें क्या डिफरेंस है और उनको क्या सुविधाएं ऐसी हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, जो इनको मिल रही हैं बट उनको नहीं मिल पा रही हैं? क्या है वो? अंकित जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ
कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित का मतलब केंद्रीय कानून के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा शासित किए जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस उन पर फॉलो होती हैं, लेकिन फिर भी सारे फॉलो नहीं हो पाते। अभी मैं अंडमान निकोबार की विजिट पर गया था, तो वहाँ के कर्मचारी संगठनों ने, तमाम शिक्षक साथियों ने हमारे साथ डिगलीपुर में एक मुलाकात भी की थी। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं जाते हैं, देर सवेर होती है, लेकिन कुछ चीज़ें उन पर आज तक लागू ही नहीं हो पाई। जैसे मैं बताऊं कि केंद्र के कर्मचारियों को CGHS की फैसिलिटी मिलती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिलती है, लेकिन बेचारे अंडमान निकोबार के जो साथी हैं उनको कोई हेल्थ स्कीम मिली ही नहीं है, जो उनको मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है, उनको मतलब ये तो सबको मिली ही नहीं है उनको। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, वहाँ तो विधानसभा नहीं है कि नेताओं के चक्कर में लोग, मतलब हमारा प्रशासन डायरेक्ट वहाँ LG के हाथ में है, केंद्र के हाथों में है सीधा प्रशासन। मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। उनके शिक्षकों ने वहाँ पर बताया कि उनके ट्रांसफ़र हमेशा डिलेड होते हैं। पिछले 3-4 साल से मैंने खुद नोटिस किया है कि जो ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है वो अप्रैल में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, वो 2, 3, 4, 5 महीने डिले होती रहती है, और तब भी डिले हो जाती है जब चीफ सेक्रेटरी साहब आदेश कर देते हैं। और इसके अलावा भी मतलब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मतलब उन कर्मचारियों को फेस करनी पड़ती है। दूर दराज में लोग नौकरी कर रहे हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं तो उनमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बन पाएगा। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करें तो इस बार जो हमारा रहेगा 8th पे कमीशन को, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी एंड यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉयज एसोसिएशंस फोरम भी बनाया है, जिसमें देश भर के यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉय लीडर्स और यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉय लीडर्स उस मंच पर एक साथ आ रहे हैं, ताकि पे कमीशन में हम उन मुद्दों को मजबूती के साथ रख सकें। अच्छा, आपने बताया कि आप अंडमान गए, तो वहाँ पर आपको ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं लगी जो मतलब उठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, जो वो लोग फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ी तो समस्या यही है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, शिक्षक साथियों का संगठन हमारे साथ कई मतलब जो है रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनके साथ मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, ये बड़ी विकराल समस्या है। आप सोचिए कि वही कानून हम पर लागू होता है, दिल्ली वहाँ लागू नहीं पा रहा है। वहीं पर उन्हीं के ऑफिस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है उसको मिल रही है, और वो जो हमारा अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी का एम्प्लॉई है उसको नहीं मिल रही है। बताइए कैसा दोहरा रवैया है। तो ये एक बहुत विकराल समस्या है। मुझे लगता है कि इसको तो तुरंत, मतलब 8th पे कमीशन तो जब अपनी रिपोर्ट देगा तब देगा, अंडमान प्रशासन को चाहिए कि उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी के लिए तुरंत मतलब जो है इसको लागू करना चाहिए, तुरंत से इसको स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी समस्या लगी जो वहाँ के टीचर्स हैं या और भी जो सेंट्रल के गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने फेस की हो और आपसे जिक्र किया उसका? एक और ऐसा मुद्दा आया वहाँ पर। उन लोगों ने, खास करके शिक्षकों ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक LTC की है। अच्छा, तो लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, मतलब जो 4 साल का एक ब्लॉक ईयर होता है, उसमें एक बार भारत भ्रमण मिलता है और एक बार जो है होम टाउन विजिट करने का। तो उनको शिक्षकों को जो है LTC जो है सरकार केवल छुट्टियों में ही देती है। मतलब ऐसा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कोई कानून नहीं है छुट्टियों में, मतलब ये मतलब जैसे जब शिक्षकों की छुट्टियां शुरू होती हैं, सपोज दैट उनकी मई में छुट्टियां शुरू होंगी, स्कूल बंद है, हाँ, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसी समय वो LTC ले सकते हैं। बीच में कोई LTC लेना चाहे तो उसकी LTC मंजूर नहीं होती। ये ऐसी परंपरा वहाँ डाल दी गई। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई कर्मचारी अपने पूरे जीवन काल में, सेवा काल के दौरान अगर हिमाचल की, उत्तराखंड की बर्फ देखना चाहे, सिक्किम की बर्फ देखना चाहे तो वो देख नहीं सकता। रिटायरमेंट तक वो बर्फ देख ही नहीं सकता। वो गर्मी की छुट्टियों में LTC लेगा। अच्छा, LTC भी मिलती है तो बताते हैं कि उनको अगर मतलब जो है कि उसके स्पाउस तो जा सकते हैं, लेकिन वर्किंग एम्प्लॉय जो टीचर है वो नहीं जा सकता। मतलब आप बताइए कि मतलब जो है, जैसे मैं अगर वहाँ पर टीचर हूँ, तो सरकार, वहाँ का जो प्रशासन है वो ये कहता है कि मेरी पत्नी तो LTC पर जा सकती है, मैं नहीं जा सकता। तो बताइए LTC पर क्या पत्नी अकेले जाएगी? मतलब ये मतलब अजीबोगरीब वाकया है। मैं तो अंडमान प्रशासन से ये मतलब जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बड़ी विचित्र सी बात है, और वहाँ जाने पर ये पता चला, ये मतलब हम लोगों के लिए बड़ी, मैं कहूँगा कि शर्मनाक बात है कि आप देखिए टीचर्स की संख्या अगर ठीक ठाक है, स्कूल्स अगर चल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता 2-4 दिन की लोग छुट्टी लेकर के जाते हैं।
तो मतलब इतना बड़ा शोषण ना हो कि अंडमान के शिक्षकों को ये लगे कि उनको काला पानी दे दिया गया है, ऐसा ना फील हो। अच्छा, अभी जो मीटिंग होने वाली है उसमें आपके अलावा और कौन कौन संगठन है जिनको वहाँ बुलाया गया है? नहीं नहीं, अभी अभी बुलाया नहीं गया है। अभी 8th पे कमीशन ने ऑनलाइन मेल के थ्रू अच्छा। रिक्वेस्ट मांगी है कि भाई जो जो संगठन सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलना चाहते हैं वो हमें मेल करें, तो हमने मेल किया है। तो मुझे लगता है कि भाई सेंट्रल पीडब्ल्यूडी है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं वहाँ, तमाम ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने जो हमारी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी और यूनियन टेरिटरी की जो एम्प्लॉयज एसोसिएशंस की जो फोरम है उसमें तकरीबन 200 अलग अलग संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने डिमांड की है कि उसको मौका दिया जाए ताकि हम ऑटोनोमस बॉडी और यूनियन टेरिटरी के लोगों के बारे में पे कमीशन के साथ। अच्छा, इसी बीच कर्मचारियों की भी कई सारी डिमांड्स आती हैं। किसी का कहना होता है कोई फिटमेंट, बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा तो फिटमेंट फैक्टर को ही लेकर उठता है कि भाई फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। तो ऐसे कई कर्मचारी ऐसे हैं जो आपसे मिले होंगे, जिन्होंने अपनी डिमांड्स बताई होंगी, फैमिली यूनिट्स को लेकर बताई होंगी। तो उसमें सबसे बड़ी बातें जो आपको लगी कि इस बार 8 पे कमीशन में लागू हो जाना चाहिए? अगर मैं कहूँ, देखिए फिटमेंट फैक्टर तो आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, आप किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। तो वो जो भी कैलकुलेशन करेगा सबका अलग ही अलग आएगा फिटमेंट फैक्टर। हालांकि कर्मचारी तमाम संगठनों से भी हमें मतलब जो है राइटिंग में सुझाव मिलते हैं, कुछ लोग फ़ोन करके भी सुझाव देते हैं। लेकिन हमारा जो मानना है कि जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी बनाने के लिए जो फैमिली यूनिट्स हैं वो 3 से बढ़ा करके 5 की जानी चाहिए। इस पर सभी एक राय हैं, सभी संगठन, सभी कर्मचारी। वो जब सैलरी बनेगी तो फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिकली कुछ इम्प्रूव होगा। रही बात फिटमेंट फैक्टर की क्या बनाए, तो मतलब 3.2 का तो हम लोगों ने बहुत पहले ही दे रखा है। और हम ये भी बोलते आए हैं कि 2 मतलब जो है 5-6 से तो नीचे हो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर बनाने का काम, मंजूर करने का काम फिर पे कमीशन का है। लेकिन हम बस यही कहेंगे कि 3 नहीं 5 की बात करी जाए। दूसरी जो हमने एक पिछले 1 साल से हम डिमांड कर रहे थे कि जैसे जो महिला कर्मचारी हैं उनको CCL मिलता है, यानी चाइल्ड केयर लीव जो मिलता है 2 साल का मिलता है अंकित जी। उसमें 1 साल तो 100% सैलरी मिलती रहती है और जो दूसरा साल होता है उसमें 80% सैलरी मिलने का प्रावधान है, मतलब 20% का डिडक्शन होता है। तो हमने एक डिमांड की थी कि इस CCL को या तो उसके आधे हिस्से को PCL कर दो, पेरेंट केयर लीव। क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार, पेरेंट ही नहीं मतलब जो है फैमिली भी होती है। तो हमने तो बल्कि ये कहा था उसे या तो उसे PCL किया जाए या फिर उसको FCL यानी फैमिली केयर लीव किया जाए, और उसका CCL का आधा हिस्सा एटलीस्ट उसको फैमिली केयर लीव या पेरेंट केयर लीव में तब्दील किया जाए। और एक इसी में सबसे जो जरूरी बात और थी कि 28 दिन का, जब भी कोई नौकरी में आए तो 28 दिन का उसको एडवांस छुट्टियां उसको दे दी जाएं, जिसे हमने मतलब जो है सामाजिक जो परंपराएं हैं हमारी, तो उनको उनका निर्वहन करने पर, सामाजिक परंपराओं में शादी ब्याह भी हो सकता है, मुंडन संस्कार भी हो सकता है, परिवार में किसी की डेथ हो सकती है ना, तमाम तरह के रिचुअल्स होते हैं। उनको पूरा करने के लिए तो पूरी नौकरी के दरमियान अगर 28 दिन की उसे एक्स्ट्रा मतलब उसके खाते में लीव आ जाएगी तो वो उनको एडजस्ट कर पाएगा। अब सरकार पिता बनने के लिए, माँ बनने के लिए तो छुट्टियां देती है, और भाई नौकरी में आने के बाद ही लोग शादी करते हैं, आमतौर पर यही परंपरा है। तो शादी करने की तो छुट्टी दो, शादी नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? पहले शादी करने की छुट्टी दे दो, फिर बच्चे करने के लिए तो अभी छुट्टियां नहीं मिलती हैं शादी के लिए? मिलती है, जैसे कोई पैटर्नल लीव मिलती है 15 दिन की। तो मैटरनिटी लीव मिलती है, मतलब जो है 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पैटर्निटी लीव तो 15 दिन की उसको मिलती है, जब 2 बच्चों पर मिलती है, 2 बार मिलती है, यानी 15-15 दिन की, 30 दिन की मिलती है। तो पिता तो तभी बनेगा जब ब्याह करेगा, अब ब्याह करने के लिए तो उसके पास छुट्टी होनी चाहिए, वो है नहीं, तो उस समय वो विदाउट पे होता है। भाई शादी बारात में हमारे संस्कार ऐसे हैं कि आदमी को 7-8-10 दिन चाहिए होते हैं। बिल्कुल, बाहर भी लोग जाते हैं, मतलब इस तरह की परंपराएं हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सोशल रिचुअल्स हैं हमारे, वो धार्मिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं। तो उनके लिए 28 दिन की एडवांस छुट्टियों का जो है उसको अकाउंट, उसके अकाउंट में 28 दिन की एडवांस छुट्टी दी जाए। अभी सुनने में आया है कि 13 मार्च को
भारत सरकार ने पीसीएल के संबंध में कुछ 45 या 48 दिन की बात कही। अभी मैंने उसको प्रॉपर देखा नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि सरकार इस तरह की व्यवस्था कर रही है। मैं स्वागत करूंगा, लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि 45-48 दिन नहीं, जो हमारा 2 साल की जो सीसीएल की जो छुट्टी है उसके आधे हिस्से को आप पीसीएल के तौर पर, वो पीसीएल जब बन जाएगी या जो एफसीएल बन जाएगी उसको ये कर दीजिए कि महिला कर्मचारी भी ले सके और उसका स्पाउस भी ले सके, दोनों ही ले सके, ऐसा कर दिया। अभी इसी बीच जैसे ये मीटिंग अनाउंस हुई कि 8वें वेतन आयोग मिलेगा, तो इस बीच अभी आपकी स्टाफ साइड से मुलाकात हुई कभी? नहीं, स्टाफ साइड की हमारी मतलब जो 30 मार्च से पहले ही हुई थी मुलाकात। जो स्टाफ साइड के सेक्रेटरी हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा साहब, तो उनसे हमने अपने जो हमारा जो मेमोरेंडम है, हमारे जो यूनियन टेरिटरीज के और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के कुछ इशूज़ हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उसको जेसीएम में इंडोर्स किया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था पूरी तरीके से कि जो इस तरह के जो इश्यूज हैं, और अगली जेसीएम की बैठक में शायद स्टाफ साइड की बैठक में हो सकता है मैं भी रहूं, तो वहां पर उन मुद्दों को उन्होंने कहा है कि इंडोर्स करेंगे। तो जेसीएम की तरफ से भी पहुंच जाएंगे, और हमारी जो ऑटोनोमस बॉडीज़ की और यूनियन टेरिटरीज की जो संस्था है, तो उसकी तरफ से भी हम पे कमीशन के सामने रखने की कोशिश करेंगे। और स्टाफ साइड के अलावा कभी आपकी जो आपकी अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई जी, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई? तो मुझे लगता है कि किसी की भी मुलाकात नहीं हुई होगी, और अभी अगर हुई भी होगी तो ऑफिशियल बैठक नहीं होगी, वो पर्सनल बैठक हुई हो तो अलग बात है। तो माननीय जो चेयरमैन है 8CPC, तो मेरे ख्याल से देहरादून में शायद उनकी पहली पब्लिक मीटिंग होगी, तो हमें भरोसा है कि हमें भी वो मौका जरूर अवसर मिलेगा ताकि हम अपने कर्मचारियों के संबंध में कुछ सुझाव रख सकें। अच्छा, देहरादून में कोई ऐसी 5 मांगे बताइए जो आपको मौका मिलेगा आप कर्मचारियों के पक्ष से वहां पर रखेंगे मीटिंग में। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर कहूँ कि शिक्षकों की जो सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षकों को मतलब जो है माना जाता है कि वैकेशनल स्टाफ है। दरअसल वैकेशनल स्टाफ होते हुए, वैकेशनल स्टाफ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, लेकिन फिर भी उनको सीएल, बाकी स्टेट्स में भी कहीं भी देख लो 12 सीएल से कहीं कम नहीं, लेकिन दिल्ली और बाकी यूनियन टेरिटरीज के जो शिक्षक के बेचारे उनको केवल 8 सीएल मिलती है साल भर में। तो उससे रिलेटेड है कि हम उसको देखें कि पहली बात तो उन्हें नॉन वेकेशनल ही कर दो, बाकी मतलब कर्मचारियों की तरह कर दो, तो 14 सीएल कर दो, 30 सीएल कर दो, इस तरह की जो है वही परंपरा शुरू कर दो, क्योंकि छुट्टियों में वो वैसे ही नहीं जा पाते कि एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलते रहते हैं सरकार के। कभी अभी सेंसस आ गई है, लोग गर्मी की छुट्टियों में सेंसस करेंगे, तो ये मतलब पॉसिबल है नहीं। बीएलओ की ड्यूटी करते हैं लोग, ये छुट्टियां केवल कहने के लिए पब्लिक को दिखती हैं कि शिक्षकों के पास 2 महीने की छुट्टियां हैं। हकीकत बात यह है कि अगर उन 2 महीनों की छुट्टियों में वो 4 महीने पहले से टिकट भी करा ले तो भी उसके टिकट बेकार हो जाते हैं, उसे कैंसिल ही कराने पड़ते हैं। तो ये सारी समस्याएं, एक तो हम ये बात रखेंगे। फिर यूटीज के कर्मचारियों के लिए कुछ मुद्दे हैं, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर हो, और अंडमान निकोबार की मैंने आपको बात बता ही दी। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डायरेक्ट यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉइज और सीएबीज के एम्प्लॉइज पर लागू करना चाहिए। ये मतलब जो है हमारे जब भी आदेश जारी हो भारत सरकार के, ये व्यवस्था होनी चाहिए, तब एक भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। तो ये 3 तो सबसे इम्पोर्टेंट यही हो गई। फिर हमने एक चौथी डिमांड भी फैमिली केयर और पीसीएल की हमने आपको बता ही दी, उस पर कुछ आ भी गया है सरकार की तरफ से, तो देखेंगे कि क्या कमियां रह गई, तो उसके लिए फिर से बात होगी। और जो हमने एक बात कही है कि सीजीएचएस का ऑप्शन, जितने भी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारी हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारी हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे अंडमान का हो, चाहे दमन-दीव का हो, चाहे वो पुदुचेरी का हो, चाहे वो लेह लद्दाख का हो, हर कर्मचारी को कम से कम रिटायरमेंट के बाद सीजीएचएस का विकल्प जरूर दिया बिल्कुल। तो ये हमारी 5 मांगे सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी। और फैमिली यूनिट हमने पहले ही आपको बता दिया, वो हमारा कॉमन मेमोरेंडम होगा, उसका प्रायोरिटी पे रहेगा कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके। अच्छा, कर्मचारी इस बीच 8वें वेतन आयोग के बीच में ना ओपीएस बहाली की मांग लगातार करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो बहाली हो सकती है? देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ और मीडिया के सामने भी, और पिछले आप अगर देखें कि मई जून 2024 से अगर मैं बात कहूँ, देखिए जो एनपीएस में जो पैसा है तकरीबन 1 करोड़ मतलब 98-99 लाख कर्मचारी, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, सभी का पैसा कट करके एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई के पास जाता है।
डिफॉल्ट रूप में है। फंड मैनेजर और भी हैं, उन्हें आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो पैसा जाता है पीएफआरडीए के जो नियम है, रूल्स रेगुलेशन है, उनके तहत जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर एक तरीके से एक अधिकार है, वो मतलब उसको मतलब डायरेक्ट करती है। तो मोटा मोटा 12 से 14 हजार करोड़ रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट होता है, और अब तक का जो इन्वेस्टमेंट है 20-22 सालों का, वो तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए है। और अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि मार्च अप्रैल मई से 2024 से, और हम मार्च अप्रैल मई 2026 में एंटर कर रहे हैं, यानी 2 साल से अगर आप जो ओपन मार्केट है, जिसे आप सेंसेक्स कहते हो, निफ्टी कहते हो, या शेयर मार्केट कहते हो, वो आप देख रहे हो ऐसे ऐसे लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। ट्रम्प साहब कुछ बोल देते हैं तो कभी ऐसे आ जाती है, फिर कुछ बेहतर बोल देते हैं तो फिर ऐसे पहुंच जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पैसा लगा है, ये इक्विटीज या मतलब जो है शेयर की वैल्यू के रूप में है। तो वो भी फ्लक्चुएट करता रहता है। तो एनपीएस स्क्रैप होना, हम सभी चाहते हैं कि एनपीएस स्क्रैप हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल वैसे है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ये हो सकता है। एनपीएस स्क्रैप होना संभव नहीं है। एनपीएस स्क्रैप होने के बाद हमारा फंड मिलना, ये थोड़ा मुश्किल टास्क है। इसलिए मैं बोलता हूं कि एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस को बहाल कराना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करना ये पॉसिबल है। तो हम इस पर काम भी कर रहे हैं और चाहेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकार ने लागू की थी, उसमें 2 बदलाव और कर दे। केवल वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन दे दे, और कर्मचारी का अंशदान वापस देने की घोषणा कर दे, और 25 साल को घटा करके 20 साल के ऊपर 50% पेंशन। 25 साल की बहुत लंबा है। जो लोग मतलब 40-42 साल की उम्र में जो रेगुलर हुए हैं, उनको मिल ही नहीं पा रहा है 25 साल। कॉर्पस भी कम है तो 25 साल ही नहीं मिल रहा है, तो फिर उनका 50% कहाँ से बनेगा। तो ये समस्याएं हैं। तो ये कोई रिजॉल्व होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें भरोसा है कि पे कमीशन सबसे प्रायोरिटी पर फैमिली यूनिट्स और फैमिली केयर लीव जैसे मुद्दे, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो रिस्टोरेशन है, इस पर काम करेगा। मंजीत जी, आखिरी सवाल लूँगा मैं आपसे, क्योंकि वित्त वर्ष का नया साल शुरू हो चुका है जी, और अभी भी कई सारे कर्मचारी अभी डीए का इंतजार कर रहे हैं, डीए अब तक नहीं बढ़ा है जी। इस पे क्या आपका कदम रह सकता है आगे? ये बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमेशा होली के आसपास डियरनेस अलाउंस जो है कर्मचारियों का आ जाता है, अनाउंसमेंट तो हो जाता है। कभी कभी मार्च के बिलों में, सैलरी बिल में लग जाता है, और कभी कभी वो अप्रैल में मिलता है, लेकिन इतना डिले कभी नहीं हुआ। हम मानते हैं कि चलो ठीक है, पूरी दुनिया अस्थिर है। अभी अमेरिका और ईरान जो चल रहा है, उसने चीज़ों को अनस्टेबल कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी जब आपने डीए को रोक ही लिया है, तो एक काम कर देते हैं और साथ में डीए तो आपने रोक ही दिया है, कब तक आप मतलब ऐसी भी कर्मचारियों के मन में आशंकाएं हैं कि कहीं कोरोना टाइम की तरह कहीं डीए फ्रीज तो नहीं कर देंगे, ये भी आशंकाएं हैं, लोग डरे हुए हैं। तो आप फ्रीज ना करो, लेकिन आपने रोक तो दिए है, तो एक तरीके से हम तो फिर कहेंगे कि जितना भी डीए है पहले उसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दीजिए। ये सबसे बेहतर। इसकी मांग तो लगातार कर्मचारी पहले से भी करते हैं। आज फिर कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भारत सरकार इस मामले में तत्काल कदम उठाए, और भारत सरकार लगातार चीज़ों को समेटे हुए है, सहेजे हुए है, और मुझे भरोसा है कि डियरनेस अलाउंस बहुत जल्दी सरकार रिलीज़ करेगी। तो भरोसा ही कर सकते हैं, और सरकार से डिमांड कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि मंजीत जी, जो अभी मीटिंग होनी है 24 अप्रैल को, मुझे लगता है कि इसमें आपके बहुत सारे समाधान मिलने चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से लगे हैं चीज़ों को लेकर और लगातार आप कर्मचारियों के मुद्दे उठाते आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ चीज़ें आपके लिए आपके काबू में रहेंगी।